मिस्टर ठाकर, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो आयुर्वेद मेन स्ट्रीम जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, किस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है, और आप भी जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, एक तरह से जो जर्नी पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद को लेकर रही है, एक्सेप्टेंस इसको लेकर जितनी बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने दो चर्चाएं छेड़ी हैं, नंबर एक इंटीग्रेशन, नंबर टू रेलिवेंसी ऑफ आयुर्वेद। तो इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात है, पर्सनली बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और हम लोग जो आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं वो पहले ग्रेजुएशन करते हैं लगभग 5.5 साल का, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 8.5 साल भी हमें कम पड़ते हैं आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद को सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन वाला जो जाल है उससे थोड़ा सा बाहर निकल करके बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से जो है आयुर्वेदिक स्कॉलर्स को आयुर्वेद में पारंगत किया जाए। एलोपैथ के डॉक्टर्स जैसे एलोपैथ में अपना पारंगत होते हैं, फिर दोनों स्ट्रीम्स को एक साथ लेके चला जाए। क्योंकि प्रीति जी बताना चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एलोपैथ में ट्रीटेबल नहीं है। इवन क्योर की बात छोड़िए, कंट्रोल भी नहीं होते, और आयुर्वेद में कंट्रोल छोड़िए क्योर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस वी आर ब्लेस्ड विद एलोपैथिक साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, होम्योपैथिक साइंस। तो हर साइंस को उसके संपूर्ण रूप में एग्जिस्ट करने दीजिए, तो मुझे लगता है कि जनता को अधिक फायदा होगा। जहाँ तक रेलिवेंसी की बात है, तो मैं सदैव कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की, और आज तो धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है, तो स्वास्थ्य की हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। तो स्वास्थ्य के दो पहलू होते हैं, एक है प्रिवेंशन यानी मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, दूसरा है क्योर, ट्रीटमेंट। तो बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद इज द ओनली साइंस इन दिस वर्ल्ड जो प्रिवेंशन को बताती है कि आपका खान पान कैसा हो, आपकी जीवन शैली कैसी हो, आप किस तरह से अगर छोटी मोटी सीजनल बीमारियां लग जाती हैं तो कैसे अपने किचन में जाकर के उसको बिना किसी मेडिसिन के आप ठीक कर लें अपने मसालों के द्वारा। तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो आयुर्वेद ऑफर करता है, जो हमें एलोपैथ से नहीं मिलता। सेकेंड, फिर ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि आज कोई भी बीमारी हो, चाहे आप शुगर की बात करें, आप जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको दवाई देते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब आप पूछते हैं कि कितने दिन मेडिसिन खानी है तो आपको जवाब मिलता है फॉर लाइफ। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक बार शुरू हो जाती है तो आपको कहा जाता है फॉर लाइफ। थायराइड की मेडिसिन एक बार शुरू हो जाती है तो फिर कहा जाता है फॉर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल से अलग हटके अगर क्योर की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है तो एकमात्र विज्ञान जो हमें हेल्प कर सकता है वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है उसमें क्योर, कंट्रोल के साथ क्योर भी है। तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि एक बीमारी जब आपको होती है तो बीमारी के भी साइड इफेक्ट होते हैं और साथ में मेडिसिन्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी बड़ा कॉमन हो गई है, तो जिसको हम सब जानते हैं कि मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। फॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स प्रीति जी जब हम देते हैं एक बीमारी के लिए तो वहाँ पर उस बीमारी को तो ठीक करती है, बट सारी हर्ब्स अपने आप में इतनी मल्टीपल टाइप के इफेक्ट रखती है कि जो अननोन बीमारी आपकी बॉडी में पनप रही है उसको भी वो काउंटर कर देती है। आपको एक पर्टिकुलर मसाला 10 सिस्टम्स पे काम करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं जो हमें फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मिलते हैं। और डेफिनेटली अगर आयुर्वेद को उसके सही रूप में प्रसारित किया जाएगा तो कॉस्ट वाइज भी बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि 90% ऑफ द डिजीजेज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर एक तरह से गाइडेंस दी जाए लोगों को तो उनकी अपनी खुद की किचन में होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आयुर्वेद को बहुत रेलिवेंट बनाते हैं, कम से कम आज के समय में। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद शुड बी द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अनफॉर्चुनेटली अगर उससे काम नहीं बन रहा तो फिर आप एलोपैथ पे जाइए, लेकिन हो उल्टा रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि आपने प्रिवेंशन की बात कही तो आज एक और शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी है, देश की प्रकृति जानो। क्योंकि वात, पित्त और कफ आप लोग जानते ही हैं कि आयुर्वेद कितना ज़्यादा प्रकृति की बात करता है और इसके हिसाब से खान पान और जीवन शैली की बात होती है। तो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अब देश का हर नागरिक अपनी प्रकृति को भी जान सकेगा और उसके हिसाब से जो भी जीवन शैली में बदलाव करने हैं, खान पान में बदलाव करने हैं, वो उसकी लेकर भी सलाह यहाँ दी जाएगी। क्या बड़े मिसकंसेप्शंस हैं आयुर्वेद को लेकर, और क्या इस तरह की जो रिसर्च है इनको और तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये मिसकंसेप्शंस को दूर किया जा सके? देखिए, अगर मिसकंसेप्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो प्रीति जी, सब लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो काम करता है, इसलिए हमको इमरजेंसी है तो हमको एलोपैथिक साइड में जाना है।
तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिशनर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेदिक बिल्कुल भी स्लो नहीं है। अगर आपको लूज मोशंस होते हैं, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको फीवर है, तो वी हैव दोज हर्बल मेडिसिन्स जो आपको पहली डोज से रिलीव करती हैं। तो आप अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए। बल्कि होता यह है कि जब हम थोड़ा तेज एक्शन लेने के चक्कर में एलोपैथिक दवाइयों को लेते हैं और कोर्स पूरा नहीं करते हैं उसका, एंटीबायोटिक हम खा लेते हैं इमीडिएटली, और कभी कभी तो हमारी अप्रोच भी इतनी ख़राब होती है कि प्रीति जी अगर आप समझना चाहें, आज आपने मौका दिया है, आप कहीं रात पार्टी में खाना खा करके आए और कुछ गलत चीज़ आपके शरीर में चली जाती है, बॉडी का एक अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, उस खराब चीज़ को वो सुबह अगर वो ऊपर है इंटेस्टाइन में तो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है, अगर किसी तरह से वो नीचे पहुंच गया तो लूज मोशंस के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इमीडिएटली आप एलोपैथिक मेडिसिन खा करके ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन को रोक करके आप उस टॉक्सिक एलिमेंट को, उस टॉक्सिक चीज़ को जो बॉडी अपने आप बाहर कर रही है उसको आप रोक देते हैं, कहीं ना कहीं उसको बॉडी में अपना प्लेसमेंट देते हैं और फिर उसके बाद वो एक बीज बनता है बड़ी बड़ी बीमारियों का। आयुर्वेद ये बोलता है कि आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो इमीडिएटली उसको नहीं रोकना। इफ़ यू हैव ए रेलिवेंट रीजन कि कल बाहर खाना खाया, कहीं खराब चीज़ चली गई, तो स्लो नहीं है, राइट अप्रोच है। आप एक दो वॉमिटिंग होंगी, वो टॉक्सिक मटेरियल निकल जाएगा, देन यू टेक द मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। तो एक तो ये मिथ मैं चाहूँगा। दूसरा मेटल्स को लेके, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को कि भस्में मिलाते हैं, भस्में बड़ा नुकसान करती हैं। वो भस्में एक्चुअली हम उसको जब शोधित करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं मेटल को, उसके बाद उसका भस्म निर्माण होता है तो वो नैनो पार्टिकल का रूप ले लेती है। तो अब उसमें आप जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें मत ढूंढिए, अब वो ओवरऑल चेंज होकर के एक मेडिसिन का रूप ले चुकी है। तो मैं आप आयुर्वेदिक स्कॉलर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपको कहना चाहता हूं कि जो मेटल्स को लेके जो भय लोगों के बीच में, उससे बाहर निकलना चाहिए। तीसरा एक मिथ चलता है कि सब आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स मिला दिए जाते हैं, तो वो केमिकल स्टेरॉइड्स नहीं होते। कभी कभी किसी हर्ब में स्टेरॉइड होते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स भी बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन वो फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये जो मिथ के चलते आप आयुर्वेद से दूरी बना के अपना नुकसान करते हैं, उन मिथ से बाहर आना चाहिए। और जहाँ तक प्रीति आपने कहा कि रिसर्च, मुझे लगता है कि कम से कम आज का साइंस हमारे आयुर्वेद को परखने की ताकत नहीं रखता। अच्छा, वो साइंस बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था। से फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आप पूछते हैं कि ये पानी जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आप किसी नए साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो शायद इसकी प्रॉपर्टी एक सॉल्वेंट है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन जब अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे तो वो पूछेगा सोर्स ऑफ वाटर बताइए, कि ये आपका पानी जो है वो झरने का है, नदी का है, कुएं का है। अगर आप बोलते हैं ये नदी का पानी है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये नदी का डायरेक्शन किधर है, आप उत्तर से दक्षिण जा रही है कि दक्षिण से उत्तर जा रही है, उसके हिसाब से उसके गुण बदल जाएंगे, बॉडी पे इंपैक्ट बदल जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि कितना विशाल विज्ञान बिना रिसर्च के कैसे लिख दिया गया। फल आप किसी पेड़ का पढ़ते हैं तो कच्चे फल का ये प्रॉपर्टी, बॉडी पे ये इंपैक्ट, छाल का ये इंपैक्ट, रूट का ये इंपैक्ट, पत्ते का ये इंपैक्ट। सो इस तरह का बड़ा विज्ञान बिना रिसर्च के लिख दिया गया हो, ये संभव नहीं है। हाँ, ये ऐसा जरूर है कि आज हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतने एडवांस, जो हमारा एंशिएंट साइंस है उसको परख सके। तो मेरी तो बस एक ही चाहत है और एक रिक्वेस्ट है कि हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसका फ़ायदा ना उठाएं। हाँ, हमें लगे रहना होगा और पूरा विश्व आज आयुर्वेद को स्टडी करने में लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हम प्रयास करते रहेंगे तो हम समझ पाएंगे। लेकिन ये आप्त वचन है, इस पे शंका नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में इतना टेस्टेड है, रिसर्च बेस्ड विज्ञान है। आज तक प्रीति कोई काउंटर नहीं हुआ। अगर त्रिफला पेट साफ करता है तो वो 5000 साल पहले भी करता था, 2000 साल पहले भी करता था और आज भी कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शंका से बाहर आकर के रिसर्च एक साइड चलती रहे और आयुर्वेद की प्रैक्टिस एक साइड चलती रहे, क्योंकि जब तक हम टेक अवे नहीं देंगे लोगों, सोसाइटी को हम आराम नहीं देंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन से, तब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनेगी। तो रिसर्च एंड प्रैक्टिस दोनों एक साथ चले। बिल्कुल। अरोड़ा, आखिर में मैं आपसे भी इनोवेशन को लेकर ही जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है कौन से आयुर्वेद सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे सब सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है इनोवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि तमाम युवा हैं जिन्हें हमें और ज़्यादा इस तरफ आकर्षित भी करना है,
स्टार्टअप्स भी हम बड़े देख रहे हैं आयुर्वेद के सेक्टर में, लेकिन क्या ज़रूरत है इस समय, बड़ी ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में और दुनिया भर में लोगों की रीच भी बढ़े, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो इसको लेकर समझ भी बढ़े? देखिए प्रीति, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि रिसर्च और प्रैक्टिस ये दो बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट चैनल्स हैं, दोनों पे हमें चलना होगा। लेकिन अगर एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप बात करें तो मुझे लगता है प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार कर रहे हैं उन्हें हमें बहुत अच्छा करना होगा। अगर हम अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, परफेक्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकालते हैं, कॉम्पिटेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकालते हैं, वो सोसाइटी में जाकर, क्योंकि आज भी सारी हर्ब्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन मेडिसिन्स को सही से बना करके जब आप सोसाइटी को अच्छा करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज हर व्यक्ति का एक ही टारगेट है, अपनी बीमारी से मुक्ति। और जब बीमारी से मुक्ति आप एक व्यक्ति को देते हैं तो उसके बाद वो व्यक्ति अपने कितने रिलेटिव्स को बताएगा वो आप गणना नहीं कर पाएंगे, जिसे बोलते हैं एक जेन्युइन प्रोपेगेशन ऑफ द स्ट्रीम। तो मुझे ऐसा लगता है अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको क्योर देना होगा, कंट्रोल देना होगा, रिस्पॉन्स देना होगा। खाली रिसर्च से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कम से कम आयुर्वेद को विदेशियों को समझाने से पहले अपने देश में स्थापित करना है। और अपने देश में स्थापित करने के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली मुझे लगता है सोल्यूशन। एंड प्रैक्टिस तब अच्छी होगी जब हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉम्पिटेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे अधिक अगर काम करना है प्रीति जी, तो काम करना है हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, जहां पे कॉम्पिटेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकल सकें और निकल करके ये जो अवेलेबल आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका सही प्रयोग करके लोगों को डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज से, माइग्रेन से, सो कॉल्ड, जिसमें एलोपैथिक साइंस लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देने की बात करता है और हम क्योर भी दे सकते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा।